सिमरन, आज के समय में इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग का एक ज़रिया बन गया है। आज लगभग हर कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही कह रही हो भावना। आज हमारे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, दूसरे हाथ में लैपटॉप होता है, तो आम सी बात है। तो सिमरन, एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल। क्या तुम्हारे भी सोशल मीडिया पर ऐसे दोस्त हैं जिनको तुम अच्छे से नहीं जानती या कभी पहले मिली ही नहीं? तो ऐसे तो हम सभी के दोस्त होते हैं अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, और ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो पोस्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, उनके ज़रिए हम उन्हें जानते हैं, उन पर लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन हम असल ज़िंदगी में उन्हें कभी मिले नहीं होते। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, पता है क्या? बताओ। कि वो जो दोस्त जिनको हम सोशल मीडिया फ्रेंड्स कहते हैं, क्या वो सच में हमारे दोस्त हैं? जी हाँ दर्शकों, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसी पर हमें और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। सर, जिस तरीके से अभी हमने बात की कि मैक्सिमम जो लोग हैं आज सोशल मीडिया पर हैं, अब ऐसे में किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनके साथ? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जैसा कि आपने भी बताया कि हम ऐसे लोगों को दोस्त बना सकते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। देश विदेश में हम दोस्त बना सकते हैं। लेकिन जो हमने दोस्त बनाए हैं, हमें उन पर कितना ट्रस्ट करना है। दोस्त बनाना, उनसे कुछ बातें शेयर करना, कुछ सीखना, बताना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्हें अपनी निजी बातें बताना चाहिए? क्या उन्हें अपनी इंटीमेट जानकारी, बैंकिंग की जानकारी, परिवार की जानकारी, अपने आने जाने की जानकारी? मुझे लगता है अगर हम अपनी निजी जानकारी को अपने तक रखें और साझा ना करें, जैसे हमारे बैंक की डिटेल क्या है जी, या अगर हम कहीं गर्मी की छुट्टियों में 4 दिन के लिए घर बंद करके जा रहे हैं, तो हमें सोशल मीडिया पे उसको अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं क्या वो सभी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं। उसमें कुछ अपराधी तत्व भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कभी मिले नहीं, हमने कभी उनके बारे में जाना नहीं। तो अपनी निजी जानकारी को सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर शेयर नहीं करना है। ये हमारे लिए आवश्यक है। और अगर हम अपनी निजी जानकारी को अपने तक सीमित रखें, या सोशल मीडिया में कई बार ऑप्शन होता है प्राइवेसी का कि हम अपने प्राइवेट ग्रुप्स बना सकते हैं, जहां हमारे जो जान पहचान वाले दोस्त हैं उनको रखें, केवल उनको बताएं, सबको ना बताएं। अगर हम इस प्रकार अपना ध्यान रखेंगे तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक जानकारी शेयर करने का माध्यम होगा, और हमें इससे कभी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर। और सर, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल साइबर क्राइम की कैटेगरी में आती हैं? देखिए, सोशल साइबर क्राइम में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर लोग एक दूसरे को परेशान करने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। जैसे अगर हम महिलाओं और बच्चों की, जो हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन भी माने जाते हैं, उनका पीछा करना, स्टॉकिंग करना, उनको हर समय ताकते रहना कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ आए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या अब बनती जा रही है, ख़ासतौर पे युवा वर्ग में। इसी प्रकार से साइबर बुलिंग, आप सभी ने कभी न कभी स्कूल में ऐसे बच्चों को देखा होगा जो दूसरों पर रौब जमाते रहते हैं, लेकिन अब ये साइबर माध्यम से हो रहा है। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बच्चों को ये कहना कि आपका जो पोस्ट है वो अच्छा नहीं है, आपको ठीक से लाइक नहीं मिले हैं, या उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में तरह तरह के कमेंट्स करना, तो ये सब साइबर बुलिंग है। तो ये बढ़ रहा है। या फिर किसी को परेशान करने के लिए उसके मॉफ्ड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे डालना, उससे क्या होता है कि उसकी समाज में मानहानि होती है, उसको दिक्कत आती है, लोग उसकी मजाक बनाते हैं, और कभी कभी ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसे विक्टिम सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो सोशल साइबर क्राइम आज एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि बच्चे सोशल मीडिया के यूज़र हैं, ये एक फैक्ट है, हमें उन्हें पूरी तरह से रोकना भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी गतिविधियों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को उन्हें मना करने और डांटने की बजाय
उनके सहयोगी बन के ये समझना चाहिए कि आखिर कोई उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। फिर उसके लिए काउंसलर्स हैं और लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, स्कूल के काउंसलर्स हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है। तो यहाँ मतलब बच्चों पर मॉनिटरिंग करने की एक ज़रूरत है कि वो इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ताकि किसी भी क्राइम से बचाया जा सके। हमें थोड़ा सा उन पे ध्यान देना है और उन्हें ज़्यादा रोकने की प्रयास नहीं करना। उसमें क्या होता है कि वो शेयरिंग बंद कर देते हैं। फिर जाएंगे तो हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर जाएंगे, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल बातें भी होती हैं। हमें उनका दोस्त बन के ध्यान देना है कि कहीं कोई उन्हें परेशान तो नहीं। अच्छा सर, किन एक्टिविटीज़ को हम फाइनेंशियल साइबर क्राइम माना जाता है, मतलब किसको उसके अंतर्गत रख सकते हैं? देखिए, हमारा देश डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हम ये कह सकते हैं कि विश्व का शायद सबसे उन्नत देश है। हमारे जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, हमारा जो रुपे कार्ड है और हमारे यहाँ जो वॉलेट के माध्यम से बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आप कहीं पर जाके ढाबे में चाय पी सकते हैं और 5 रुपये का पेमेंट, ऐसा विश्व में उदाहरण नहीं है इतने बड़ी संख्या में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग इस सिस्टम का मिसयूज़ भी करके लोगों के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपने खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो भी कोई क्राइम जहां पर लोगों का फाइनेंशियल लॉस डिजिटल माध्यम से हो जा रहा है, वो नेट बैंकिंग हो सकता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का फ्रॉड हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, तो ऐसा जहां भी है तो उसको हम फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कह सकते हैं। और सर, जो हमारी कानून की किताबें हैं उसमें दंड का क्या प्रावधान है यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो साइबर क्राइम करता है किसी के अगेंस्ट? देखिए, हमारे यहाँ आईटी एक्ट 2000 में बना था जी, और अभी करीब इसको 23 साल हो गए। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के प्रति इसमें काफ़ी प्रावधान है। इसके पहले हमारे यहाँ जो पुराना दंड विधान है आईपीसी, उसका भी इस्तेमाल करके ऐसे अपराधियों को सज़ा दी जा सकती है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो अपराधी होते हैं वो जब लोगों को फ्रॉड करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, समझिए, तो वो अपने आप को छद्म रूप धारण करते हैं। वो बताते हैं कि वो बैंक से बोल रहे हैं और आपके डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में या अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सहयोग का वादा करके आपसे ओटीपी लेते हैं। तो बेसिकली वो छद्म रूप धारण कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो रामायण में मारीच ने रूप बदल के और भगवान को छलने का प्रयास किया था। तो ऐसे ही ये लोग हैं जो अपना रूप बदल के, नाम बदल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे करने वालों के प्रति एक बहुत ही फेमस सेक्शन है 420 आईपीसी में, और इसके अलावा आईटी एक्ट में भी 66C और 66D, ये जो बहरूपियाँ हैं या जो लोगों का पासवर्ड चुराते हैं या गलत तरह से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने, लोगों के सामने, तो बड़ा सख्त विधान है। आईपीसी में 7 साल तक, 420 में 7 साल तक की सज़ा है, 66C और D में 3 साल तक की सज़ा है, और ये सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो उन्हें गिरफ्तार भी पुलिस कर सकती है। तो ऐसे अपराधियों के प्रति कानून सख्त है। सर, अगर मान लीजिए किसी के साथ एक फाइनेंशियल साइबर क्राइम होता है और उसको अपना पैसा जल्दी से वापस चाहिए, तो वो क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है जिसको वो अपनाए? देखिए, भारत सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन जारी की गई है और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो इसको नोट भी कर लें। बहुत आसान नंबर है 1930। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल साइबर क्राइम या फ्रॉड हो जाता है तो वो तुरंत इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। ये नेशनल हेल्पलाइन है, कहीं से भी इस पर फ़ोन किया जा सकता है और अपने साथ हुई फ्रॉड के बारे में जानकारी दें। ये हेल्पलाइन आपकी समस्या को नोट करके आपकी जो नुकसान हुआ है, जो आपका पैसा आपके माध्यम, डिजिटल माध्यम से लिया गया है, उसको तुरंत रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपराधी अक्सर उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद कैश विड्रॉल और दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद संभव हो तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी cybercrime.gov.in, ये भारत सरकार की ओर से वेबसाइट है जिस पर कि
साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग की जा सकती है, बिल्कुल। फाइनेंशियल की भी की जा सकती है, और महिलाओं और बच्चों के प्रति किए हुए साइबर क्राइम के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है इसमें, तो उसकी भी रिपोर्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए शायद पुलिस थाने में जाना संभव नहीं होता है, बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं, तो ये ऑनलाइन भी शिकायत करी जा सकती है। बिल्कुल सर, तो बहुत से महत्वपूर्ण आयाम आपने हमारे साथ यहाँ साझा किए कि किस तरह से हम ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैम, आपका भी पेशा कुछ इसी तरह का है, आपको लगातार सोशल मीडिया पर अपडेटेड रहना होता है, तो ऐसे में आप क्या कोशिश करती हैं कि अपने आप को किस तरह से आप सेफ रखें? पहले तो पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना जी। चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। अपना वाईफाई हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि कई क्राइम्स अगर वाईफाई प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई और आपका वाईफाई यूज़ कर भी वो क्राइम्स कर सकता है। तो टू सेफगार्ड योरसेल्फ वो हमें अपना पासवर्ड कुछ ही अपने ऑफिस स्टाफ या अपने सहकर्मियों को ही देना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पासवर्ड रूटीन बेसिस पे चेंज करते रहे। जैसे कि हम लोगों के उसमें कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे SCC ऑनलाइन, मनु पात्रा, तो वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। तो वाईफाई प्रोटेक्ट अपना रखना थ्रू पासवर्ड, OTPs किसी से शेयर नहीं करना, ये कुछ चीज़ें हैं खास। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी और सारी फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालनी चाहिए, बहुत सोच समझ के अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जैसा कि सर ने कहा। बिल्कुल। और सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अपने फ़ोन में, अपने डिवाइसेस में ऐसी हम कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरह का थ्रेट हो, जैसे एंटीवायरस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो ऐसा थ्रेट हो तो हमें थोड़ा पहले से ही पता लग जाए? देखिए, जहाँ तक फ़ोन की सुरक्षा की बात है, चूँकि हम सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा अपराधी आपको लिंक्स भेजते हैं जिसमें कि मैलवेयर या वायरस होता है, और उसका कुछ कैप्शन बड़ा अट्रैक्टिव सा देते हैं, जिसमें कई बार कोई डिस्काउंट की स्कीम के बारे में बताते हैं, या कोई ऐसी सूचना जिसको कि आप पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको कोई धार्मिक लिंक दे देते हैं। तो उस तरह के लिंक्स को हमें अवॉइड करना है, उन्हें क्लिक नहीं करना है, इन मैलवेयर से अपने आप को दूर। बिल्कुल। हमारे दोनों ही मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे हमारे इस खास सेगमेंट साइबर अलर्ट में, साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कीमती जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और मैम आपके इनसाइट्स के लिए भी आपका धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू सो मच।